World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की रिपोर्ट सामने आई है। इसके दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार में SIR के दौरान कई घरों का सर्वे किया गया और इस सर्वे में बूथ लेवल के अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं और साथ ही इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास कैसे आए, इस मामले में अब बिहार में क्या हलचल हो रही है, क्या एक्शन लिया जाएगा, इससे पहले ये बात कैसे छिड़ी, ये सारी बातें आपको मेरे साथी रजत बताएंगे। रजत, बताइए कि ये मामला शुरू कैसे हुआ था। देखिए, जब से चुनाव आयोग ने फैसला लिया, ठीक है, इसी साल चुनाव होने हैं, लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास ये चुनाव होने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग ने ये तय किया कि हम वोटर लिस्ट का रिवीजन करेंगे। उसको लेकर बवाल भी मचा। विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि इसका मकसद है दलित, मुस्लिम या जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको किसी तरीके से मतदाता सूची से बाहर किया जाए। कांग्रेस हो, RJD हो, तेजस्वी लगातार ये सवाल उठाते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब जो चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, दरअसल चुनाव आयोग के BLO अब लगभग घर घर जा रहे हैं, लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस दौरान उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में लोग नेपाल से, बांग्लादेश से और म्यांमार से आए हैं। अब ये इन 3 देशों से ही क्यों, ये भी अपने आप में एक सवाल उठेगा, आखिर भाई म्यांमार और बांग्लादेश और नेपाल क्यों। तो सबसे पहले नेपाल की चर्चा करते हैं। नेपाल बिहार का सटा हुआ जो है देश है, ठीक है, बिहार से एकदम पास में है। तो बहुत बड़ी संख्या में अक्सर कहा भी जाता है कि बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ। तो बहुत सारे लोगों को हो सके वहाँ नेपाल में कोई दिक्कत रही हो और उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो वीज़ा और पासपोर्ट का भी कोई लफड़ा नहीं है, आप आराम से बिहार से नेपाल और नेपाल से बिहार आप आ जा सकते हैं। ऐसे ही यूपी के कई सारे सीमावर्ती इलाकों में भी यही हाल है। तो इस वजह से हो सके कि बड़ी संख्या में नेपाल के लोग आ गए हों। अब उनको यहाँ रहना है तो राशन चाहिए, आधार चाहिए। जबकि हमने सवाल उठाया था, अभी जागरण पे ही हमने सवाल उठाया था कि आखिर अगर आधार में गड़बड़ी हो सकती है तो वोटर ID हो, राशन कार्ड हो, बिजली का, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें तो गड़बड़ी और आसानी से हो सकती है, क्योंकि आधार कार्ड में फिर भी तो बायोमेट्रिक और आई स्कैन हो रहा है, इन सारी चीज़ों में तो नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल नेपाल के लिए। अब बांग्लादेश और म्यांमार ही क्यों? अब बांग्लादेश के घुसपैठियों की बड़ी बहुत जो है इस पर बहुत चर्चा हुई है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके से बांग्लादेश कि घुसपैठियों की चर्चा दिल्ली चुनाव में भी हुई थी कि वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो बांग्लादेश से आ गए थे। वहाँ के शरणार्थी कई बार शरणार्थी शिविर में आते हैं और वहाँ का स्थायी निवासी धीरे धीरे बनने की कोशिश करने लगते हैं। म्यांमार के रोहिंग्या एक बहुत बड़ी समस्या है। रोहिंग्या की भी चर्चा दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा और बिहार में भी चर्चा हुई, आने वाले समय में बंगाल में भी होगी। तो इन 3 देशों के लोग यहाँ आकर के बस गए। उन्होंने यहाँ और क्या कर लिया, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का आधार कार्ड बन गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया, राशन कार्ड बन गया, मतलब जितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए लगभग बन गए। लेकिन जब चुनाव आयोग के लोगों ने कहा भाई आपका पहला क्या है, मतलब आपके घर में अगर ठीक है आपके पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट है, भाई ये तो टेंशन वाली बात हो। तो फिर वो कई बार जो जानकारी सामने आ रही है, लोगों ने बता दिया नहीं हम तो अभी 10 साल, 15 साल, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम जो है भाग के आए हैं, हमने यहाँ आकर के हमने बस गए हैं यहाँ पर और उसके बाद से ही हम यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और हम इस देश में रह रहे हैं। तो इसके बाद से ही ये बड़ी संख्या में जो है ये सवाल भी होने लगा। क्योंकि अब एक बड़ा दिलचस्प बात है, क्योंकि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ ना, जब विवादों में घिरा, आपने देखा कि अपोजिशन की तरफ से कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब ये भी चर्चा होने लगी कि भाई इतने बड़े दिग्गज वकील पहुंच गए, उन्होंने ये भी बहुत सारी अपनी दलीलें भी रखी। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भाई कि आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। लेकिन यहाँ सवाल फिर से यही खड़ा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग चले आए, लोग लंबे समय से रह रहे हैं, आखिर वो कैसे बस गए? अपने आप में सरकार और प्रशासन पर ये गंभीर सवाल खड़ा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा? नहीं, अभी कोई बयान नहीं। मुख्यमंत्री या उनकी तरफ से तो लंबे समय से हमने देखा है कि नीतीश कुमार थोड़ी मीडिया से भी दूरी भी बना कर रह रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर उनका कोई अभी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं आ रही है। जो भी टिप्पणी आ रही है अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन लगातार चुनाव आयोग पर ये ब्लेम कर रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझ करके वोटर रिवीजन लिस्ट तैयार कर रहा है। धांधली का भी आरोप। हाँ, तो यही है कि भाई विपक्ष का आरोप है ना कि चुनाव आयोग जो है एक पार्टी विशेष या सरकार के इशारों पर काम कर रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो काम कर रही है अपना।
वो सिर्फ वोटर रिवीजन लिस्ट की तैयारी कर रही है कि भाई हमें चुनाव कराना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो लोग मतदान कर रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि जब भी मताधिकार की बात आएगी तो मताधिकार सिर्फ इस देश के नागरिकों को ही मिला है, और जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो उनको अपना वोटर आईडी बनवाते हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको ही तो मताधिकार का प्रयोग और उनकी आज़ादी है, जबकि बाहरी लोगों को तो नहीं है। ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। बहुत सारे जो लोग एनआरआई हो जाते हैं कई बार उनके लिए भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं वोटिंग में। तो ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सारे सवालों के बीच आपको एक चीज़ और बता दें कि जो चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये भी कहा है कि 1 से 30 अगस्त के बीच ये पड़ताल की जाएगी, और जाँच में अगर ये सही पाया गया, मतलब अगर उनके फर्जीवाड़ा साबित होता है तो उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग फर्जी लोग होंगे उनको मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी बीच एक खबर ये भी है कि 28 जुलाई, मतलब आपको बता दें अगले जो मामले की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो 28 जुलाई को होगी, लेकिन इसी बीच शनिवार तक बिहार के जितने अस्थायी निवासी हैं, जितने वोटर्स हैं, वो इतने एक्टिव हैं कि उन लोगों ने जो SIR है 80% से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब आप समझिए ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लोग कितने एक्टिव हैं अपने मताधिकार को लेकर के, और जितने लोग हैं 80% से ज़्यादा। अब ये 28 जुलाई को जब मामले की अगली सुनवाई होगी उससे पहले उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग अपना ये जो फॉर्म है वो फिलअप कर चुके होंगे। और यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर मान लीजिए किसी का नाम कोई वास्तव में रहने वाला अस्थायी निवासी रहा है, लंबे समय से उसके बाप परदादा रह रहे हैं बिहार में, तो अगर उसका नाम इन केस मान लीजिए जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट आएगी, मतदाता सूची आएगी, अगर उसमें नहीं है तो क्या हो सकता है? तो उसमें ये हो जाएगा कि अगर नहीं है तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अंतिम जो लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट, वो 30 सितंबर को आएगी। तो अभी 1 अगस्त को एक रिपोर्ट आएगी, मतलब हाँ वो शुरुआती सूची आएगी। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है, इंतजार भी नहीं करना है, थोड़ा कोशिश कर लेनी है। मतदान रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास जाना है, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाइए, या फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आप अपील दायर करिए, और जितने डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप जमा करा दीजिए, और उसके बाद आपका नाम 30 सितंबर, क्योंकि फाइनल लिस्ट जो है वो 30 सितंबर को जारी होगी, उससे पहले आपका नाम इसमें शामिल हो जाएगा। तो रजत ये बताइए, जैसे जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो हर किसी के लिए एक एक वोट बहुत कीमती हो जाता है। अब इतने सारे ये जो बांग्लादेश, म्यांमार के ये जो लोग आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को क्या एक एक वोट भारी पड़ने वाला है अगर उनका सूची में नाम नहीं आता है तो? नहीं, देखिए हम इसको राजनीतिक तौर पे ना ले जाएं, क्योंकि हमारा काम है खबर को और सूचना को शीशे के जैसे पारदर्शी रख देना। ये राजनेताओं की बयानबाजी है कि ठीक है अपोजिशन कह रहा है नहीं भाई, अगर इन लोगों के नाम कटवा करके बीजेपी NDA फ़ायदा लेना चाहती है, वो विपक्ष का काम है। हमारा काम है बस जानकारी देना। अब यहाँ सवाल यही है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही मतदान कर सकता है। अब जब बाहरी कोई आदमी आकर के यहाँ बस जा रहा है, जब उसने आधिकारिक तौर पर इस देश की कोई नागरिकता नहीं ली है, जबकि उसका भी अपनी एक प्रोसेस है। जैसे भाई ठीक है, पाकिस्तानी सिंगर थे अदनान सामी, वो इस देश में चले आए, उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया अपनाई। पाकिस्तान हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई जो पाकिस्तानी भारत से जा रहे थे उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो रह रहे थे। तो कई लोग तो पूरी प्रक्रिया से रहते ही बिल्कुल, आप प्रक्रिया से रहिए। प्रक्रिया से अगर आप रह रहे हैं तो आपको मताधिकार भी मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से नहीं आए हैं, आप घुसपैठ आपने किया है, आप किसी मजबूरी में आए हों या किसी लालच में आए हों, क्योंकि घुसपैठ की 2 ही चीज़ की संभावना है, या तो आप लालच में आए हैं भाई, अपने जगह आप परेशान थे, या आप दबाव में आए, आप पीड़ित थे, ठीक है, तो इसके अलावा आप और क्यों घुसपैठ आप करेंगे भाई? आपको अपने देश में, जैसे अब रोहिंग्या के साथ क्या समस्या रही, उनको मार के निकाला गया तो वो पूरी दुनिया में भागने लग गए, ठीक है यार हमको रहने की जगह चाहिए। अब लेकिन आप किसी देश के आधिकारिक नागरिक तो नहीं हो सकते। आप देखिए कि किस तरीके से दुनिया के कई देशों में शेल्टर होम्स हैं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग मतलब जो भी घुसपैठ करने वाले लोग हैं या जो भी शरणार्थी हैं उनको रखा जाता है, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया जाता, मताधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इस देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। बांग्लादेश के नागरिक हों, नेपाल के हों, म्यांमार के हों, श्रीलंका के कहीं के नागरिक हैं, उन्हें हक नहीं है कि इस देश में किसी भी राज्य में या केंद्र की वो सरकार चुनेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जितने लोग फर्जीवाड़े इस तरह के करके आए हैं, पहचान सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अब देखिए कि दिल्ली में भी क्या मुद्दा उठा था, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया कि भाई बहुत सारे जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोहिंग्या को बसा दिया है वोट बैंक के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण को लेकर के ये आरोप लगाया गया। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार कर दिया था अमित शाह पे कि ठीक है भाई, गृह मंत्रालय उनके ही अधीन है तो वो जांच करा लें कि घुसपैठ हुआ कौन और किसने कराया।
लेकिन ये लगातार तुष्टीकरण की राजनीति पर ये सवाल यही होता रहा है, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब यही है कि इस देश के नागरिक को ही मताधिकार का इस्तेमाल इसमें ना अधिकार है। रजत, एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी ये जो सर्वे हो रहा है बिहार में हो रहा है, तो अभी जितने भी राज्यों में पहले वोटिंग हुई है तो वहाँ पर भी क्या ये सर्वे किया गया था उस टाइम में? जैसे दिल्ली में बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या को ऐसे ऐसे करा रहे हैं, तो क्या ये और सर्वे और राज्यों में भी किया गया था? अभी किया तो नहीं गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और आने वाले समय में जब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तमिलनाडु में होंगे, असम में होगा, पुडुचेरी में होगा, तो यहाँ अब खबर ये भी है कि पूरे मतलब राष्ट्रीय लेवल पर अनुमान लगाया जा रहा है पूरा कि की वहाँ पर खबर भी- ये है कि जो चुनाव आयोग के जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, बिहार एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रहा। अब बिहार के बाद पूरे देश में ये किया जाएगा, जिससे पता लग पाए कि इस देश के असली नागरिक हैं कौन, क्योंकि घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या रही है और घुसपैठ आज की समस्या नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तब भी एक बड़ी समस्या थी, बहुत सारे लोग जो है आके भारत में बस गए और ये लगातार तमाम रिपोर्टों में हमने देखा है। तो इसीलिए ये अब आने वाले समय में चुनाव आयोग इस वोटर रिवीजन लिस्ट को पूरे देश में वो पूरी तैयारी करेगी, क्योंकि आने वाले समय में ये उसके पास एक डेटा रहे कि कौन इस देश के असली नागरिक हैं और वही वो मतदान कर सकें। जी जी, शुक्रिया रजत। SIR के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली मेरे साथी रजत ने आपको पूरी तरह से दी। आपका अगर इस पे कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाए। अब देखना होगा कि बिहार में आगे और क्या नया होता है। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी रजत ने। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।